हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, यह कहानी रंजिशे इश्क भाग 14 है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी कहानी पसंद आ रही होगी। चलिए हम इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। नैना की रातों की नींद और सुकून तो जैसे कहीं खो ही चुका था। कल की उस कड़वी रात के बाद जब आज सुबह दरवाजे पर दस्तक हुई तो नैना की भारी पलकें धीरे से खुली। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सामने मेघा खड़ी थी। मेघा के हाथों में एक थाल था जिसमें लाल रंग का सुहागन का जोड़ा, चूड़ियां, बिंदी और सिंदूर रखा हुआ था। वह बड़ी स्नेह भरी मुस्कान के साथ बोली, नैना, आज तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म है और साथ ही तुम्हारी पहली रसोई भी। घर में मेहमान आने वाले हैं। माँ ने कहा है कि तुम जल्दी से रेडी हो जाओ। तुम्हारे पास यहाँ कपड़े नहीं थे, इसलिए मैं यह लेकर आई हूँ। इसे पहन लेना और अगर साड़ी बांधने में कोई दिक्कत हो तो मुझे आवाज़ दे देना, मैं मदद कर दूंगी। नैना ने करवाहट के साथ एक ठंडी आह भरी। पहली रसोई? वह कैसे? कल तो मुझे साफ मना कर दिया गया था कि मुझे रसोई की दहलीज लांघने की भी इजाज़त नहीं है। फिर आज अचानक यह दिखावा क्यों? मेघा ने नैना के हाथ थामते हुए नरमी से कहा, मैं जानती हूँ कि कल बहुत कुछ गलत हुआ, लेकिन दादी मान गई है। उन्होंने खुद तुम्हें रसोई में आने की इजाज़त दी है। अब बीती बातें भूलकर जल्दी से रेडी हो जाओ, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वही मृत्युंजय रात भर स्टडी रूम के सोफे पर ही दर्द और यादों के बीच थका हारा सो गया था। जब सुबह की पहली किरण उसकी आंखों पर पड़ी तो शरीर के हर हिस्से में अकड़न और पैरों में असहनीय जलन महसूस हो रही थी। वह लंगड़ाते हुए अपने फ्लोर से नीचे आया, पर हॉल का नजारा देखकर उसके पैरों तले की जमीन खिसक गई। पूरा मेंशन फूलों और सजावट से महक रहा था। मृत्युंजय चेहरे पर सिकन लिए सोफे पर बैठ गया और अपनी ठंडी आवाज में कहा, घर में ये सब क्या हो रहा है? यह सजावट किस लिए? तभी गौरी जी हाथ में सगुन का थाल लिए आई और मुस्कुराकर बोली, बहू की मुंह दिखाई की तैयारी हो रही है। मृत्युंजय के चेहरे पर जैसे हवाइयां उड़ने लगी। वो झटके से खड़ा हुआ। मुंह दिखाई? लेकिन क्यों चाची? इन सब की क्या जरूरत है? जरूरत है बेटा, सुलक्षणा जी उसके पास बैठते हुए बोली, जब शादी हो गई है तो रस्में करनी ही होगी। हम रस्में नहीं करेंगे तो लोग बात बनाएंगे। हमारे आसपास के लोग क्या कहेंगे? आखिर खानदान की साख का सवाल है, इसलिए रस्में निभानी जरूरी है। लेकिन उससे पहले मृत्युंजय, आज हमारी बहू की पहली रसोई है। यह सुनते ही मृत्युंजय की भवें सिकुड़ गई। वह अपनी नजरें सुलक्षणा जी पर टिका दी। सुलक्षणा जी उसकी नजरों की भाव अच्छी तरह से समझ रही थी। वह अपने चेहरे पर जबरदस्ती मुस्कान लिए बोली, हाँ बेटा, तुमने सही सुना। अब पहली रसोई का रस्म तो पूरा करना ही होगा ना। हमने इजाजत दे दी है उस लड़की को किचन में आने की। अब गौरी जी और मेघा ही जानते थे कि उन्होंने नैना की पहली रसोई के लिए सुलक्षणा जी को कैसे मनाई है। समाज और रिश्तेदारों का वास्ता देकर उन्होंने सुलक्षणा जी को मनाया है, क्योंकि सुलक्षणा जी कभी नहीं चाहेगी कि दुनिया और समाज के सामने उनके घर का तमाशा बने। मृत्युंजय ने गहरी सांस ली और बोला, आप लोग जो करना चाहते हैं कीजिए, मुझे ऑफिस जाना है। गौरी जी ने उसे रोकते हुए कहा, लेकिन ऑफिस क्यों? नैना अपनी पहली रसोई में जो बनाएगी सबसे पहले तुम्हें ही चखना है। मृत्युंजय ने अपनी कड़क आवाज में कहा, चाची, मुझे इन फालतू रीति रिवाजों में बिल्कुल भरोसा नहीं है। इस वक्त मेरा ऑफिस जाना ही जरूरी है। मैं फ्रेश होने जा रहा हूँ। वही नैना ने साड़ी को बेड पर पटकते हुए खुद से बोली, अब ये एक नया तमाशा? कल तो बड़े गुरूर से कह रहे थे कि मुझे अपने रसोई में घुसने नहीं देंगे, और आज जब सोसाइटी को दिखाना है तो तैयार होकर आ जाओ। जब मन करे बहू बना लो और जब मन करे बेइज्जत करो। बिल्कुल नहीं। कब मैंने सोचा था कि वकील बनने का मेरा सफ़र मुझे चूल्हे चौके तक ले जाएगा? नहीं, मैं ये सब नहीं करने वाली। मेरी पढ़ाई, मेरा करियर सब मिट्टी में मिला दिया उस इंसान ने, तो फिर मैं क्यों उसके और उसके परिवार की परवाह करूं? बहुत शौक है ना दूसरे का तमाशा बनाने की। अब देखो मैं क्या करती हूँ। फिर उसने गहरी सांस ली और खुद को आईने के सामने देखते हुए बोली, मृत्युंजय रनावत, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि जब भी मैं तुम्हारी मर्जी के खिलाफ कुछ करूँगी
तो तुम मुझे कॉन्ट्रैक्ट और मेरी माँ की फेक वीडियो क्लिप से ब्लैकमेल करोगे। इसलिए अब मैं तुम्हारी धमकियों पर नहीं, बल्कि तुम्हारे ही अंदाज में तुम्हें परेशान करूंगी। तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को मेहमानों के सामने परफेक्ट दिखने का बहुत शौक है ना, तो आज मेहमान एक नया ही तमाशा देखेंगे। यह कहते हुए नैना के चेहरे पर कड़वी और सातिर मुस्कान थी। वहीं रनावत मेंशन में मेहमान आ चुके थे। गौरी जी और मेघा मिलकर सभी मेहमानों का स्वागत कर रहे थे। हर कोई नैना की मुंह दिखाई के लिए आया था। औरतों के बीच अलग ही फुसफुसाहट चल रही थी। शादी सच में एक रहस्य बन चुकी थी। कब हुई, कैसे हुई, क्यों हुई, कोई ठीक से कुछ नहीं जानता था। मीडिया में भले ही नैना की तस्वीरें आ चुकी थी, लेकिन सामने से देखने की उत्सुकता कुछ और ही होती है। सबकी निगाहें बार बार सीढ़ियों की तरफ उठ रही थी। वहीं दूसरी तरफ मृत्युंजय रेडी होकर अपने ऑफिस के लिए निकलने ही वाला था, तभी सीढ़ियों से आती हुई नैना की कदमों की आहट गूंजी। एक एक सीढ़ी उतरते हुए वो जैसे ही सामने आई, पूरा हॉल सन रह गया। नैना ने उस लाल रेशमी साड़ी को परंपरा के हिसाब से नहीं पहना था। उसने उसे एक ट्यूब टॉप स्टाइल में लपेटा था। ना उसके मांग में सिंदूर था, ना हाथों में चूड़ियां, ना माथे पर बिंदी। एक भी निशानी नहीं जो उसे नई नवेली दुल्हन साबित करे। सुलक्षणा जी का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उन्हें ऐसा लगा जैसे नैना ने सबके सामने उनके खानदान की मर्यादा को बीच चौराहे पर खड़ा कर दिया हो। विक्रम जी ने तो शर्म के मारे अपनी नजरें ही झुका ली, जबकि गौरी जी और मेघा अपनी हथेलियां मलते हुए बेबसी से एक दूसरे को देखने लगी। वहीं मोना मन ही मन मुस्कुराते हुए, वाह नैना, मुझे तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तुमने खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। अब देखो एमजे क्या करता है तुम्हारे साथ। मेहमान औरतों के बीच ठहाके और तंज भरे लहजे गूंजने लगे। ये रनावत खानदान की बहू है या किसी क्लब की डांसर? मिस्टर रनावत ने तो कहा था कि यह उनकी पसंद है, पर इनकी पसंद तो देखो। नैना सीधे आकर मेहमानों के बीच खड़ी हो गई और बड़े नजाकत के साथ अपने दोनों हाथ जोड़े और बोली, नमस्ते आंटी जी, नमस्ते सबको। मैं हूँ मिसेज मृत्युंजय रनावत। वैसे सच कहूँ तो जबरदस्ती की पत्नी। यह शब्द किसी बम के धमाके की तरह पूरे हॉल में गूंज गए। मेहमानों के बीच जैसे सन्नाटा पसर गया और फिर फुसफुसाहटों का शोर शुरू हो गया। औरतों की आंखें फटी की फटी रह गई थी। वे एक दूसरे को देखने लगी। ये क्या कह रही हो? कल तो मीडिया में ये दोनों प्यार के दावे कर रहे थे। मृत्युंजय का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया था। उसकी आंखों में वह जुनून था जो किसी को भी जलाकर राख कर दे। उसने आओ देखा न ताओ झपटकर नैना की कलाई पकड़ ली। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि नैना के मुंह से हल्की सी आह निकल गई। वह खिलखिलाकर हंसते हुए, अरे पतिदेव, इतनी भी क्या जल्दी है कमरे में जाने की? अभी तो मेरी मुंह दिखाई शुरू हुई है। इन सबको जी भरकर देखने तो दीजिए कि आपके प्यार का असली रंग क्या है। बोलिए आंटी जी, कैसी लग रही हूँ मैं इस मजबूरी के लिबास में? मृत्युंजय का मन किया कि वह इसी वक्त नैना का गला दबा दे। उसने दांत पीसते हुए उसे अपनी ओर खींचा और धीमी आवाज में कहा, बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा, अब चुपचाप मेरे साथ चलो। वह उसे जबरदस्ती घसीटते हुए हॉल से अंदर की तरफ ले जाने लगा। नैना के पैर लड़खड़ा रहे थे, पर वह अभी भी मेहमानों की तरफ देखकर हाथ हिला रही थी, जैसे कोई जंग जीतकर जा रही हो। पीछे हॉल में गौरी जी, मेघा के चेहरा सफेद पड़ गए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस सरेआम हुई बेइज्जती को कैसे संभाले। औरतों के ताने और हंसी साफ सुनाई दे रही थी। सुलक्षणा जी तो जैसे पत्थर की मूरत बन गई थी। गौरी जी चेहरे पर एक बनावटी और कांपती हुई मुस्कान लाते हुए बोली, अरे आप लोग प्लीज बैठिए ना, वो तो बस मजाक कर रही थी। आप तो जानते ही हैं आजकल की लड़कियां और उनका सेंस ऑफ ह्यूमर। आप लोग नाश्ता कीजिए, मैं अभी देख कर आती हूँ। वही मृत्युंजय ने कमरे का दरवाजा लात मारकर खोला और नैना को अंदर झटक दिया। वह बेड से जा टकराई। मृत्युंजय गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, यह तुमने अच्छा नहीं किया स्वीटहार्ट। तुम्हें लगा कि तुम सरेआम तमाशा करोगी
और मैं तमाशाबीन बनकर देखता रहूंगा। तुम भूल गई कि तुम इस वक्त किसके घर में हो, किसके चंगुल में हो। नैना की आंखों में शर्म का नामो निशान नहीं था। उसने अपनी नजरें नहीं झुकाई, बल्कि चेहरे पर एक फीकी मुस्कान लिए बोली, क्यों पतिदेव, अच्छा नहीं लगा? तमाशा सिर्फ एक तरफ से हो तो मजा नहीं आता। जब से इस घर में आई हूं, तुमने और तुम्हारे परिवार ने मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ाई है। आज मैंने जरा सा पलटवार किया तो इतनी मिर्च क्यों लग रही है? ओ, लगनी भी चाहिए। जब खुद पर बात आती है तो ऐसे ही मिर्च लगती है। गुस्से से मृत्युंजय नैना की कलाई पकड़ी और दीवार से इतनी जोर से सताया कि उसकी साड़ी का वह बोल्ड पल्लू उसके कंधों से और नीचे खिसक गया। लेकिन मृत्युंजय का ध्यान इस वक्त नैना की खूबसूरती पर नहीं, बल्कि उसे बर्बाद करने के जुनून पर था। उसके चेहरे पर एक ठंडी जानलेवा मुस्कान आई। उसने अपना हाथ नैना के उस मॉडर्न तरीके से बंधे साड़ी के पल्लू पर रखा। नैना की धड़कनें रुक गई, आंखें दहशत से फैल गई। उसे एहसास हुआ कि यदि मृत्युंजय जरा से भी हाथ खींच ले तो साड़ी खुल जाएगी। नैना कांपती आवाज में, ये क्या कर रहे हो तुम? हाथ हटाओ। मृत्युंजय के चेहरे पर एक दिलकश मुस्कान बिखरी और बोला, क्या हुआ स्वीटहार्ट? मैं तो ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस अपना पति धर्म निभा रहा हूँ। तुमने ही तो नीचे चिल्लाकर कहा कि यह जबरदस्ती की शादी है, तो ठीक है, अब मैं तुम्हारे साथ हर वह काम जबरदस्ती करूँगा जो एक पति का हक होता है। हमारी सुहागरात नहीं हुई है, तो चलो आज हम सुहाग दिन मनाते हैं। मृत्युंजय के उस खौफनाक स्पर्श ने नैना के भीतर डर नहीं बल्कि नफरत का एक लावा फोड़ दिया। इससे पहले कि वह उसे बेड पर पटक पाता, नैना ने अपनी पूरी ताकत से उसे पीछे ढकेला। उसकी आंखें शेरनी की तरह दहक रही थी। क्या हुआ मिस्टर रनावत? जब अपनी इज्जत पर बात आई तो पसीने छूट गए। जब दूसरे की इज्जत को बीच बाजार में नीलाम करते हो तब तो तुम्हारे हाथ नहीं कांपते। तुम क्या मुझे अंजाम की धमकी दोगे? तुमने तो मुझे जीते जी मार दिया है। तुम इतना नीचे गिर जाओगे इसकी उम्मीद नहीं थी। मृत्युंजय ने गुस्से से दांत पीसे। उसके चेहरे की नसें फटने को हो रही थी। उसने नैना को दोबारा दबोचा और गरजा, नैना, अपनी औकात में रहो। मुझे वो करने पर मजबूर मत करो जो मैं नहीं करना चाहता हूँ। नैना के चेहरे पर एक बेहद कड़वी और जहरीली मुस्कान आई। नफरत है मुझे तुमसे मृत्युंजय रनावत, बहुत नफरत है। और पत्नी होने की हर उस निशानी से मुझे नफरत है जिनमें तुम्हारा नाम जुड़ा हो। तुम चाहे मुझे कितना भी मजबूर कर लो, हर पल हर घड़ी मैं इस घर में रहकर तुम्हारे वजूद को ललकारती रहूंगी। मैं तुम्हारे रातों की नींद और तुम्हारे सुकून को आग लगा दूंगी। मृत्युंजय की आंखों में एक पल के लिए हैरानी आई, फिर उसने एक ठंडी और बेफिक्र हंसी हंसा। वजूद को आग लगाओगी? वह नैना के चेहरे के और करीब आया। स्वीटहार्ट, जिसका पूरा वजूद ही अंगारों पर बना हो, उसे तुम क्या जलाओगी? मुझे जलाकर राख करना तुम्हारी बिसात से बाहर है। और रही बात ललकारने की, सब मंजूर है जहनसीब। नैना को इस पल अंदर से बहुत ही गुस्सा आ रहा था। उसका गुस्सा उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था। मृत्युंजय उसकी हर बात पर मजाक बना देता। वह बोली, मैं हर पल तुम्हारी मौत की दुआ मांगती हूँ। मेरी बद्दुआ तुम्हें जीने नहीं देगी। मृत्युंजय एक गहरी और रहस्यमयी नजर से उसे देखते हुए रुका। उसके चेहरे पर एक अजीब सा दर्द उभरा जो पल भर में गायब हो गया। वह बोला, शौक से मांगो। जब मुझे किसी की दुआ नहीं लगी तो हो सकता है कि तुम्हारी ये बद्दुआ ही ऊपर वाले को सुनाई दे जाए और तुम्हें इस नरक से मुक्ति मिल जाए। लेकिन क्या है ना स्वीटहार्ट, लगता है ऊपर वाला अभी मूड में नहीं है, इसलिए तुम्हारी बद्दुआएं सुनने में थोड़ी देरी कर रहा है। इससे पहले कि नैना कुछ समझ पाती, उसने एक क्रूर झटके से अपनी उंगलियों में सिंदूर भरा और नैना की मांग में ऊपर से नीचे तक भर दिया। लाल सिंदूर नैना के चेहरे पर भी बिखर गया, जो इस वक्त किसी जख्म जैसा लग रहा था। मृत्युंजय ने कहा, अब जाओ और चुपचाप ये सारी निशानियां पहन लो, क्योंकि तुम भले ही मेरी मौत मांगो पर दुनिया तुम्हें मेरी सुहागन के नाम से ही जानेगी।
यह मांग में भरा सिंदूर मेरी जीत की गवाही है। वह मुड़ा और कमरे से बाहर निकल गया। नैना आईने में अपनी मांग को देख रही थी, जिसमें मृत्युंजय ने नफरत के रंग से भर दिया था। हॉस्पिटल के केबिन में सन्नाटा नहीं, बल्कि एक शोर था, कुणाल की चीखों का और टूटते हुए सामान का। वह पागलों की तरह मेज पर रखी दवाइयाँ और कांच के गिलास दीवार पर दे मार रहा था। उसकी आंखों में बेबसी के आंसू थे और सीने में एक ऐसी आग जो उसे अंदर ही अंदर जला रही थी। तभी केबिन का दरवाजा धड़ाम से खुला। कुणाल का हाथ हवा में ही ठिठक गया। सामने उसका बड़ा भाई अगस्त्या खड़ा था। कुणाल गला फाड़कर चिल्लाया, भाई! अगस्त्या ने तेजी से आगे बढ़कर कुणाल को अपनी बाहों में भींच लिया। कुणाल उसके कंधे पर सिर रखकर फुट फुट कर रोने लगा और बोला, भाई, यह सब क्या हो गया? मैं तो यहाँ आपको अपनी जिंदगी का सबसे बड़ी खुशखबरी देने आया था। मैं आपको बताने वाला था कि मैं नैना से कितना प्यार करता हूँ। पर देखिए ना भाई, अभी अभी मैंने न्यूज़ देखी है, मेरी नैना ने किसी और से शादी कर ली। वह किसी और की हो गई भाई। अगस्त्या खामोश था। वह जानता था कि कुणाल का दिल कांच की तरह टूट चुका है। उसने कुणाल को बेड पर बैठाया और बड़े धीरज से कहा, शांत हो जाओ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, अभी तुम्हें खुद को संभालना होगा। कुणाल ने कहा, नहीं भाई, मैं खुद को नहीं संभाल पा रहा हूँ। उस दिन मैं आपसे मिलने आ रहा था, पर अचानक क्या हुआ मुझे कुछ समझ नहीं आया। किसी ने पीछे से मेरे सिर पर वार किया और जब आंखें खुली तो मैं यहाँ था और मेरी नैना वह तो किसी और के पास। अगस्त्या की आंखों में एक गहरी शर्मिंदगी और दुख तैर गया। वह अपने भाई की यह हालत देख नहीं पा रहा था। वह चाहकर भी उसे सच नहीं बता सकता था। वही कुणाल उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, मुझे नैना से मिलना है भाई। मैं अपनी नैना को जानता हूँ, वह मुझे कभी धोखा नहीं दे सकती। जो नैना कभी मेरे करीब तक नहीं आई, वह सरेआम किसी और को किस कर रही है। नहीं भाई, यह सब झूठ है। वह लड़की मेरी नैना नहीं हो सकती। मुझे उससे मिलना है, मुझे सच जानना है भाई। मुझे अभी जाना होगा उसके पास। कुणाल की जिद और उसकी आंखों में नैना के लिए अटूट विश्वास देखकर अगस्त्या का कलेजा कांप उठा। तुम नैना से नहीं मिल सकते कुणाल। अगस्त्या की आवाज में एक ऐसी शक्ति थी जिसने कमरे की हवा को बर्फीला बना दिया। कुणाल ने हैरत और यकीन न आने वाली नजरों से अपने भाई को देखा। क्यों नहीं मिल सकता? मुझे मेरी नैना से मिलने से कोई नहीं रोक सकता है भाई, आप भी नहीं। अगस्त्या ने इस बार थोड़े भारी और गंभीर लहजे में कहा, नैना की शादी हो चुकी है कुणाल, और जिस शख्स से उसकी शादी हुई है वह कोई मामूली इंसान नहीं है। वह है मिस्टर मृत्युंजय रनावत उर्फ एमजे। यह नाम सुनते ही कुणाल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके आंखों के आंसू वहीं जम गए और चेहरा सफेद पड़ गया। वह कांपती आवाज में, क्या? एमजे, द ग्रेट एमजे, वो बिलेनियर? मेरी नैना ने उससे शादी क्यों की भाई? यह सब क्या हो रहा है? मैं अपनी नैना को अच्छी तरह से जानता हूँ। वह कभी दौलत या शोहरत के लिए ऐसा नहीं करेगी। क्या मजबूरी रही होगी उसकी, क्या वजह होगी? कुणाल अगस्त्या के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा, प्लीज भाई, बस एक बार, सिर्फ एक बार मुझे मेरी नैना से मिला दीजिए। मुझे अपने सवालों के जवाब चाहिए। उसके बाद आप जो कहेंगे मैं वही करूँगा। अगस्त्या कुछ पल के लिए खामोश हो गया। उसके पास जवाब तो थे, पर वो जवाब कुणाल को और भी तोड़ देते। उसने धीरे से कहा, वक्त आने पर तुम्हें सब पता चल जाएगा। हो सकता है कि उसकी कोई मजबूरी रही हो। फिलहाल तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है। अपने भाई पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। कुणाल कुछ बोल नहीं पाया, पर उसकी आंखों का बेइंतहा दर्द अगस्त्या के कलेजे को चिर रहा था। वह बोला, तुम्हारे डिस्चार्ज पेपर रेडी है, पेंट हाउस रेडी है, तुम जाकर वही रुकोगे। और सुनो, खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी मत करना, वरना याद रखना, तुम्हारा भाई जितना तुमसे प्यार करता है, तुम्हें तकलीफ में देखकर उतनी ही सख्त सजा भी दे सकता है। कुणाल ने झटके से आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया। उसके गर्म आंसू अगस्त्या के सट को भिगो रहे थे। अगस्त्या की अपनी आंखें भी नम हो गई, पर वह जानता था कि जो हो चुका है उसे अब बदला नहीं जा सकता। शायद इसी को नसीब का खेल कहते हैं। हम सोचते कुछ और है और जिंदगी हमें ले जाकर कहीं और पटक देती है। वही मृत्युंजय सीधे अपने ऑफिस पहुंचा। किसी से बात किए बिना वह अपने पर्सनल बार की तरफ बढ़ गया। अंदर जाते उसने बोतल उठाई,
ढक्कन खोला और बिना गिलास के ही शराब सीधे मुंह से पीने लगा। एक हाथ में सिगरेट थी, दूसरे हाथ में शराब की बोतल। मृत्युंजय ने सिगरेट का एक गहरा कस लिया और धुएं के गुबार के बीच से शराब की बोतल को देखते हुए करवाहट में मुस्कुराया। नैना की आवाज उसके कानों में किसी मंत्र की तरह गूंज रही थी। मेरी बद्दुआएं तुम्हें जीने नहीं देगी। मृत्युंजय बुदबुदाते हुए, जीने की चाहत होती तो शायद बद्दुआओं से डर लगता स्वीट हार्ट, पर मौत तो मेरी पुरानी दोस्त है। कम से कम तुमने अपनी नफरत में ही सही मुझे याद तो रखा। फिर अगले ही पल उसके दिमाग के अंदर यादों की एक पूरी फिल्म चल रही थी। इन पिछले दिनों में उसने मौत और नफरत का जो खेल खेला था, उसके एक एक मोहरे की चाल उसने खुद चली थी। मृत्युंजय का फ्लैशबैक, शतरंज का माहिर खिलाड़ी। उसके चेहरे पर एक काली मुस्कान आई। उसने आंखें बंद किए उन पलों को फिर से जिया। पहला दाव, त्रिशा रघुवंशी के केबिन में जाकर उसे यह कहना कि वह उसका होने वाला दामाद है। वह जानता था त्रिशा एक माँ है और अपनी बेटी को उसके साये से बचाने के लिए वह कोई न कोई ऐसी गलती जरूर करेगी जो पृथ्वी रघुवंशी के वसूलों और साख की धज्जियां उड़ा देगी। दूसरा दाव, जैसे ही विपिन ने उसे कल्याण सिंह और पृथ्वी रघुवंशी के गुप्त डिनर की खबर दी, मृत्युंजय ने अपने जाल बिछा दिए। उसने कल्याण सिंह के बेटे वरुण को अपना निशाना बनाया। वरुण पहले से ही आवारा था। विपिन ने उसे शराब के नशे में धुत किया और उसके पेट से सारा सच उगलवा लिया। वही उसे पता चला कि यह शादी नहीं बल्कि टेंडर के बदले पोती का सौदा है। तीसरा दाव, कुणाल और नैना का अतीत। मृत्युंजय को उनके रिश्ते के बारे में पहले से ही सब कुछ पता था। कुणाल का उसी वक्त भोपाल आना कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि मृत्युंजय की सोची समझी साजिश थी। अगस्त्या ने जानबूझकर अपने डैड को बताया था कि वो भोपाल शहर में है, क्योंकि उसे पता था कि अगस्त्या से मिलने कुणाल जरूर आएगा। मृत्युंजय का असली प्लान कुणाल को मोहरा बनाकर नैना को ब्लैकमेल करना था ताकि वह मजबूर होकर उसकी शर्तों को माने। लेकिन किस्मत ने उस दिन उसका साथ उम्मीद से ज्यादा दे दिया। उसे अंदाजा भी नहीं था कि त्रिशा रघुवंशी खुद अपनी बेटी को घर से भगाने में मदद कर देगी। जैसे ही नैना उस रात विला से बाहर निकली, मृत्युंजय को वह मौका मिल गया जिसका वह इंतजार कर रहा था। उसे न सिर्फ टेंडर मिला बल्कि पृथ्वी रघुवंशी के खानदान की इज्जत उसकी मुट्ठी में आ गई। वो धीरे से बुदबुदाया, किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जिनके इरादे फौलाद के होते हैं। तुमने सोचा था कि तुम आजाद हो जाओगी नैना रघुवंशी, पर तुम सिर्फ एक जेल से निकलकर मेरी उम्र कैद में आ गई हो। जैसे ही उसने दोबारा बोतल मुंह से लगाई, दरवाजा खुला। कदमों की आहट और उस खास परफ्यूम्स की खुशबू ने बता दिया कि आने वाला अगस्त्या है। अगस्त्या सीधे आकर सामने चेयर पर बैठ गया और पूछा, क्या यार एमजे, आज तो महफिल बड़ी जल्दी सज गई। अभी तो शाम ढलने में भी वक्त है। मृत्युंजय ने अपनी लाल आंखों से उसकी ओर देखा। वह देख पा रहा था कि अगस्त्या के चेहरे पर भी मायूसी और बेचैनी थी, क्योंकि वह अभी अभी कुणाल से मिलकर आ रहा था। मृत्युंजय बोतल टेबल पर रखते हुए पूछा, कुणाल कैसा है? अगस्त्या ने एक गहरी और बोझिल सांस ली। वो ठीक नहीं है एमजे, वह पूरी तरह टूट चुका है। जब से उसने तुम्हारी और नैना की शादी की खबर सुनी है, वह पागलों जैसी हरकतें कर रहा है। बहुत मुश्किल से उसे संभाला है, पर वह नैना से मिलने की जिद पर अड़ा है। मृत्युंजय ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसकी आंखों में एक अजीब सी खामोशी छा गई। वही अगस्त्या की नजर जैसे ही मृत्युंजय की पट्टियों से बंधे हुए पैरों पर पड़ी, वह सन्न रह गया। वह हैरानी से पूछा, एमजे ये सब क्या है? ये पट्टियां, ये जख्म, क्या हुआ है तुम्हें? कुछ बताओगे? मृत्युंजय ने ठंडी आह भरी और बोला, कुछ नहीं यार, शांत हो जाओ। बस पैर थोड़े जल गए थे। जल गए थे? पर कैसे? और थोड़े नहीं, इतने भयंकर तरीके से जले हैं। आखिर हुआ क्या था? मृत्युंजय ने उसे घर की वो पूरी दास्तान सुना दी। सुलक्षणा जी की अंगारों वाली शर्त और उसका नैना को गोद में उठाकर उन पर चलना सुनकर अगस्त्या के माथे पर बल पड़ गए। तुम पागल हो गए हो एमजे, तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर है ना? खुद को इस तरह जलाने की क्या जरूरत थी? मृत्युंजय ठंडी आवाज में बोला, तो और क्या करता? दादी को मना करता तो उन्हें तकलीफ होती। उनका गुस्सा, उनकी नफरत, उनका दर्द सब जायज है, और मैं उस नैना रघुवंशी को भी अच्छी तरह से जानता हूँ। कुछ भी हो जाता, वह उन अंगारों पर चलकर दहलीज पार नहीं करती, और मुझे उसे हर हाल में घर के अंदर लाना था। मृत्युंजय की आंखों में एक क्रूर चमक उभरी। जब तक वह रनावत मेंशन के अंदर नहीं आती,
मैं उसे सजा कैसे देता? उसे तड़पाने के लिए मेरा खुद का जलना जरूरी था। कहते कहते मृत्युंजय ने अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे वो अपने दिमाग के सुर को शांत करना चाह रहा हो। अगस्त्य अपने मन में बोला, बेवकूफ बना रहा है। एटलीस्ट मुझसे तो झूठ मत बोल। लाख तू छुपाने की कोशिश कर, लेकिन सच है कि अपने ही जज्बातों से तू लड़ रहा है। मृत्युंजय ने एक बार फिर बोतल मुंह में डाला और बोला, ये सब छोड़, तू बस कुणाल का ध्यान रख, उसे टूटने मत देना। बस 1 साल के बाद उसकी नैना को मैं आज़ाद कर दूंगा और खुद उसके हाथ में उसका हाथ देकर आऊंगा। अगस्त्य के चेहरे पर मुस्कान आई और थैंक यू। अगस्त्य को लगा शायद उसने कुछ गलत सुना है। उसने कुर्सी से आगे झुकते हुए अपनी आंखों को सिकोड़ा और हैरानी से पूछा, क्या तू तू मुझे थैंक यू बोल रहा है? द ग्रेट एमजे शुक्रिया कह रहा है? भाई, आज सूरज किधर से निकला है? लगता है अब मुझे भी तुझ पर चढ़ा नशा महसूस होने लगा है। अब बस कर पीना, वरना कल तू ये सब भूल जाएगा। मृत्युंजय के चेहरे पर एक कड़वी और दर्द भरी मुस्कान उभरी। उसने शराब का गिलास टेबल पर रखा और सिर पीछे सोफे पर टिका लिया। उसकी आंखें बंद थी, लेकिन पलकें हल्की सी कांप रही थी। इस वक्त उसकी आंखों में ऐसी नमी थी जो दुनिया ने कभी नहीं देखी थी। फिर उसने धीरे से आंखें खोला और अगस्त्य की ओर देखा और बहुत धीमी आवाज में बोला, मैं तुझे थैंक यू ही बोल रहा हूँ, पर सच तो यह है कि ये 2 शब्द उस कर्ज के सामने बहुत छोटे हैं जो तूने मुझ पर चढ़ाया है। इन 20 सालों में तूने साये की तरह मेरा साथ दिया। तूने कभी मुझसे सवाल नहीं किया, कभी मेरे किसी फैसले पर शक नहीं किया। मृत्युंजय रुका, जैसे वो खुद को अंदर से इकट्ठा कर रहा हो। यहाँ तक कि जब तुझे पता चला कि नैना और तेरा भाई कुणाल एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और मैं कुणाल को ही निशाना बनाकर नैना से जबरदस्ती शादी कर रहा हूँ, तब भी तू खामोश रहा। तूने अपने भाई के दर्द से पहले मेरे इंतकाम को रखा। दोस्त तो सबको मिलते हैं, पर तेरे जैसा भाई जैसा दोस्त किस्मत वालों को मिलता है। अगस्त्य का मन भारी हो गया। उसकी आंखों में एक अजीब सा ठहराव था। उसने मेज पर टिककर मृत्युंजय से कहा, मैंने कुछ गलत नहीं किया है एमजे। सच तो यह है कि कुणाल और नैना एक दूसरे के लिए बने ही नहीं थे। मैंने तुझे पिछले 20 सालों में जिस आग में जलते देखा है, उसके आगे अगर मैं खुद को भी कुर्बान कर दूं तो कम है। मैं अपने भाई से बहुत प्यार करता हूँ। उसके दिल के टुकड़े हुए यह देखकर मुझे भी तकलीफ होती है, लेकिन कभी कभी इंसाफ प्यार से कहीं बड़ा होता है। इसलिए तू अपनी सोच पर बोझ मत डाल। मुझे तेरे किसी फैसले पर कोई शक नहीं है। मृत्युंजय के चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान आई। इंसाफ? एक खोखली हंसी के साथ बोला, क्या वाकई ये इंसाफ है अगस्त्य कि एक भाई अपने भाई की मोहब्बत की बलि चढ़ा दे ताकि उसका दोस्त अपना इंतकाम ले सके? कभी कभी मुझे खुद से नफरत और घिन आती है कि मैंने तुझे किस चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है, सबकी जिंदगी बर्बाद कर दी है। मैं तुम्हारा मुजरिम हूँ, कुणाल का मुजरिम हूँ, और सबसे बड़ा मुजरिम मैं नैना का हूँ। तभी तो वह रोज मेरी मौत की दुआएं मांगती है। उसने एक दर्दनाक हंसी के साथ अगस्त्य की ओर देखा। उसकी लाल आंखें आंसुओं को रोकने की नाकाम कोशिश कर रही थी। वह एक कड़वी हंसी के साथ सर पीछे सोफे पर टिका लिया और छत को देखते हुए बोला, वो मेरी मौत की बद्दुआएं मांगती है अगस्त्य, और अजीब बात देख, मुझे बड़ा सुकून है। मुझे अपनी दुआओं से ज़्यादा उसकी बद्दुआओं पर यकीन होने लगा है। फिर उसने लड़खड़ाते हुए पंक्तियाँ गुनगुनाई, मेरे हक में दुआ करने वाले तो बहुत मिले इस शहर में, पर कमबख्त मेरी कोई दुआ कभी अर्श तक ना गई। आज उसने मौत की बद्दुआ मांगी तो एक तसल्ली सी है कि शायद नफरत ही सही, पर उसकी जुबान से निकली बात खाली न जाएगी। अगस्त्य सन्न रह गया। मृत्युंजय के चेहरे पर एक ऐसी रूहानी तकलीफ थी जो शराब के नशे से भी नहीं छुप रही थी। मृत्युंजय बरबराया, हमें तो दुआएं भी नहीं लगती दोस्त, शायद उसकी बद्दुआएं ही काम आ जाए और इस रंज से, इश्क से मुझे आज़ादी मिल जाए। और फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। नशे में उसे सिर्फ नैना का वो चेहरा दिख रहा था जो सिंदूर से भरा हुआ था और जिसकी आंखों में मौत का इंतजार था। अगस्त्य धीरे से उसके सर को सहलाया और रूंधे गले से फुसफुसाया, मैं जानता हूँ एमजे कि तू उससे बेपनाह मोहब्बत करता है, तो फिर यह नफरत का ढोंग किस लिए?
इन 20 सालों में तूने खुद को एक वीरान बना लिया, अपने दिल को पत्थर कर लिया। तूने खुद को ऐसी सजाए दी कि देखने वालों की रूह कांप जाए, लेकिन फिर भी तेरे दिल के एक अंधेरे कोने में हमेशा तेरी नैना ही रही है। अगस्त्या की आंखों से एक आंसू टपक कर मृत्युंजय के हाथ पर गिरा, पर मृत्युंजय तो यादों और नशे के उस भंवर में था जहां उसे अब कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। अगस्त्या ने आगे कहा, तू कह रहा है कि तूने उसे सजा देने के लिए खुद को जलाया, पर सच तो यह है एमजे कि तू उसे उन अंगारों पर एक कदम भी चलते नहीं देख सकता था। तेरी नफरत भी तेरी मोहब्बत की तरह ही पागलपन से भरी है। डरता है कि अगर तूने इस मोहब्बत को कबूल कर लिया तो तेरी उस 20 साल पुरानी रंजिश का क्या होगा। पर मैं आज भगवान से एक ही दुआ मांगता हूँ कि कोई तो ऐसा चमत्कार हो कि नैना तेरी इस नफरत को समझ सके और तेरे इन जख्मों पर मरहम बनकर छा जाए। रात के 2 बज रहे थे। पूरे मेंशन में खामोशी थी, सिवाय नैना के कमरे के, जहां एक हल्की सी रोशनी जल रही थी। नैना सोई नहीं थी, वो खिड़की के पास बैठी चांद को देख रही थी और सोच रही थी कि कैसे उसकी जिंदगी बदल गई। तभी नीचे कार के रुकने की आवाज आई। चारों तरफ सन्नाटा पसरा था। अगस्त्या ने ड्राइविंग सीट से उतरकर कार का दरवाजा खोला। मृत्युंजय आधा झुका हुआ था, आंखें बंद, सांसें भारी। अगस्त्या ने किसी तरह उसका हाथ अपने कंधे पर रखा और उसे संभालते हुए अंदर की तरफ बढ़ा। यह पहला मौका नहीं था जब वो इस मेंशन में आया हो। वो अक्सर मृत्युंजय के साथ आता था। उसे पता था कि उसका कमरा किस तरफ है, बस कभी अंदर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी। वहीं दरवाजे पर दस्तक हुई। नैना चौंक गई, उसका दिल तेज धड़कने लगा। उसे समझते देर न लगी कि मृत्युंजय आ गया। वह उठी और धीरे से दरवाजा खोली। सामने की नजारा देखकर उसकी भवें सिकुड़ गई। वहीं अगस्त्या हांफते हुए बोला, हाथ बटाओगी? मैं अगस्त्या हूँ, इसका बचपन का दोस्त। आज इसने जरा जरूरत से ज्यादा ही पी लिया है। शायद दिल का बोझ ज्यादा भारी हो गया था, जिसे कम करने के लिए इसने बोतल का सहारा लिया। नैना सन खड़ी थी। वह अगस्त्या की बात सुनकर तुरंत आगे बढ़ी और मृत्युंजय का दूसरा हाथ अपने कंधे पर रख लिया। अगस्त्या ने कहा, शुक्रिया। दोनों ने मिलकर मृत्युंजय को धीरे से बिस्तर पर लिटाया। अगस्त्या ने उसे सीधा किया, तकिया ठीक किया और गहरी सांस ली। उसके चेहरे से साफ था कि वह थक चुका है। वह जाने के लिए मुड़ा, फिर अचानक रुक गया। पलटकर नैना की तरफ देखा। नैना, तुम मुझे नहीं जानती, लेकिन मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरे दोस्त ने तुम्हारे साथ गलत किया है, बहुत गलत। लेकिन बस एक बार अपनी आंखों से नफरत की पट्टी हटाकर देखना, शायद तुम्हें सब कुछ थोड़ा साफ दिखाई दे। वो ऐसा नहीं है जैसा तुम्हें दिख रहा है। नैना चुप रही। अगस्त्या ने धीमी आवाज में आगे कहा, उसे संभाल लेना, क्योंकि उसे टूटते हुए तो मैंने कई बार देखा है, लेकिन दिल से चाहता हूँ कि कभी तुम्हारे साथ उसे संभलते हुए देख सकूं। इतना कहकर वह एक बार फिर मृत्युंजय को देखा और फिर बिना कुछ कहे कमरे से बाहर निकल गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। नैना कुछ पल वहीं खड़ी रही। उसके चेहरे पर ना कोई नरमी थी, ना कोई मुस्कान, बस एक सख्त सा भाव। अगस्त्या की बातें उसके कानों में गूंज तो रही थी, पर उसके दिल तक नहीं पहुंच पा रही थी। वह कड़वी मुस्कान के साथ बोली, संभाल लूं इसे? जो मेरी जिंदगी को खिलौना समझता है, मैं उसे संभालूं? दोस्तों का तो काम ही यही होता है, अपने यार की बुराइयों पर पर्दा डालना और उसे महान और मासूम दिखाना। पर मैं नैना रघुवंशी हूँ, बेवकूफ़ नहीं हूँ जो किसी की बातों में आ जाऊँ। जो नफरत की पट्टी की बात कर रहा था, वो पट्टी नहीं, मेरे साथ हुए अन्याय का सच है। वह नफरत से एक बार बेड पर पड़े मृत्युंजय को देखती है और सोने के लिए सोफे की तरफ बढ़ने लगती है, पर अचानक जैसे उसके दिमाग में बिजली करकी हो, वह ठिठक गई। उसकी नजरें मृत्युंजय के जेब में रखे मोबाइल पर जा टिकी। उसकी आंखों में एक चमक आ गई। यही मौका है नैना, तू सोफे पर सोने के बारे में क्या सोच रही है? ये अभी नशे में धुत है, इसे होश भी नहीं है। अगर मैंने अभी इसका फ़ोन लेकर वे सारे फेक वीडियो डिलीट कर दूं, तो इसके पास मुझे ब्लैकमेल करने का कोई हथियार नहीं बचेगा। फिर ये मुझे अपनी शर्तों पर नहीं नचा पाएगा। नैना दबे पांव बिल्ली की तरह दबे कदमों से बेड की तरफ बढ़ी। उसकी धड़कनें तेज थी। उसे डर था कि कहीं मृत्युंजय अचानक जाग न जाए।
वो धीरे से अपना हाथ बढ़ाती है और कांपती उंगलियों से उसका फोन निकाल लेती है। फोन पासवर्ड से लॉक था। नैना बोली, धत, पासवर्ड क्या हो सकता है? इसका पासवर्ड, इसका बर्थ डेट या कुछ और? मैं तो इसके बारे में कुछ जानती भी नहीं हूँ, फिर भी कोशिश करती हूँ। वो 1-2 बार कोशिश करती है पर फोन नहीं खुलता। तभी उसे याद आता है कि अक्सर लोग अपनी सबसे अजीज चीज को पासवर्ड बनाते हैं। वह हिम्मत करके मृत्युंजय का अंगूठा सेंसर पर लगाने की कोशिश करती है। नैना ने जैसे ही उसका अंगूठा फोन के सेंसर पर लगाया, मोबाइल का लॉक खुल गया। उसकी आंखों में एक उम्मीद जगी थी कि अब सब कुछ खत्म हो जाएगा, वो सारे वीडियो डिलीट कर देगी। लेकिन जैसे उसने गैलरी और फाइल्स खोलकर देखी, उसके होश उड़ गए। पूरा मोबाइल एकदम खाली था। ना कोई सोशल मीडिया ऐप, ना कोई फोटो, ना कोई वीडियो। यहाँ तक कि मैसेज बॉक्स और कॉल लॉग्स भी पूरी तरह साफ थे। ऐसा लग रहा था जैसे यह मोबाइल अभी अभी फैक्ट्री रीसेट किया गया हो। नैना दांत पीसते हुए, ओह माय गॉड, यह मोबाइल तो पूरी तरह से खाली है, बिल्कुल इस मृत्युंजय रनावत के दिल और दिमाग की तरह बंजर और खोखला। यह इंसान तो नींद में भी सातिर है। नैना ने चिढ़कर फोन बंद किया। वह उसे वापस मृत्युंजय के कोट की पॉकेट में रखने के लिए जैसे ही उसके पास झुकी, अचानक एक बिजली जैसी फुर्ती के साथ मृत्युंजय का हाथ उठा और उसने नैना की कलाई को मजबूती से पकड़ लिया। नैना को संभलने का मौका भी नहीं मिला और मृत्युंजय ने एक झटके के साथ उसे अपनी तरफ खींच लिया। अगले ही पल नैना सीधे उसके चौड़े सीने पर जा गिरी। उसकी सांसें रुक गई और दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मृत्युंजय की आंखें अभी भी बंद थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी डरावनी मुस्कान उभरी। नशे और नींद के भारीपन में भी उसकी आवाज बेहद गहरी और साफ निकली। चोरी करना अच्छी बात नहीं है स्वीटहार्ट, मैंने कहा था ना, मुझसे कुछ भी नहीं छुपता। नैना ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन मृत्युंजय की पकड़ लोहे जैसी मजबूत थी। उसने अपना दूसरा हाथ नैना की कमर पर रख दिया, जिससे वह पूरी तरह उसके घेरे में कैद हो गई। नैना की धड़कनें उसके सीने से टकरा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मृत्युंजय होश में है या उसका नशे वाला कोई अधूरा ख्वाब है। वो घबराकर बोली, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, तुम होश में हो ना? मृत्युंजय के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान बिखरी। नैना की आंखें घबराहट से चौड़ी हो गई। दोस्तों, क्या लगता है आपको? क्या मृत्युंजय वाकई सो रहा है या वह नैना को रंगे हाथों पकड़ने के लिए नाटक कर रहा था? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। आगे कहानी में क्या होगा यह हम सब जानेंगे अगले भाग में। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मेरी कहानी सुनने के लिए आप सभी को धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में।